पैरामीट्रिक वेक्टर के एडिशन का ये मतलब दो वेक्टर्स हैं, द वेक्टर दैट यू वांट टू ऐड, आप उस दो वेक्टर को अरेंज करेंगे इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब एक का हेड दूसरे का टेल एक पॉइंट पे कोइंसाइड करेगा। तो इस केस में जो ये थर्ड वेक्टर होगा ना, ये वाला, विच विल क्लोज द ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला थर्ड वेक्टर, तो दिस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ये जो होगा ये दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसको हमने बोला था कि दिस विल बी आर। आर मतलब रिजल्टेंट। मतलब समझ लेते हैं एक बार फिर से इसका। सर ये मान लो ये ओ ए, ठीक है, ये एक वेक्टर है, तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला वेक्टर है इसका वैल्यू कितना है, द वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर इज ए, है ना, मतलब मैग्नीट्यूड कितना लिख सकते हो इसका, मॉड ऑफ ए, ठीक है। इसी तरह से ये जो दूसरा वाला वेक्टर है, दूसरा वाला वेक्टर ये वाला, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये वाला वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी। क्लियर। तो इन दोनों का जो सम आएगा दैट वुड बी गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ दिस ट्रायंगल टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर एंड दिस विल बी कंसीडर्ड एज रिजल्टेंट। इसी को हम रिजल्टेंट कहेंगे, है ना, इसको हम रिजल्टेंट कहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारी कहानी ये है सर कि इसका हमें ये पता करना है कि जो रिजल्टेंट आएगा सर, तो अगर आपने दो वेक्टर को ऐड किया है तो रिजल्ट भी एक वेक्टर ही तो मिलेगा। फोर्स ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपको एक फोर्स मिलेगा, ऐड करेंगे तो रिजल्ट में आपको एक वेलोसिटी ही तो मिलेगी। तो इसका मतलब व्हेन यू विल ऐड द टू वेक्टर्स, द रिजल्ट दैट यू विल गेट विल आल्सो बी अ वेक्टर। अगर आप दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी आपको एक वेक्टर ही तो मिलेगा। R is called as resultant and it is obviously a vector। तो इसमें दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा सर, डायरेक्शन भी होगा। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, मतलब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस R, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिएगा, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस R। ये जो R आया है भाई, ये तो ज्योमेट्रिकली इसकी मीनिंग हुई ना कि दो वेक्टर अगर दो साइड फॉर्म कर रहे हैं ऑफ अ ट्रायंगल, तो द सम ऑफ दैट टू वेक्टर वुड बी गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ दैट ट्रायंगल, ठीक है। मतलब अगर दो वेक्टर दो साइड फॉर्म कर रहे हैं किसी भी ट्रायंगल का, तो उसका जो सम है वो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल बताएगा, ठीक है। तो ये तो ज्योमेट्रिकल इसकी मीनिंग है, बट उस थर्ड साइड की वैल्यू क्या होगी, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो देखिए सर कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए मैं कुछ नाम लिख लेता हूँ। ओ ए, लेट्स से दिस इज बी, है ना, और आपको करना यह है कि यू एक्सटेंड दिस लाइन ओ ए, ठीक है, ये इस लाइन को आप एक्सटेंड करिए ऐसे। अलवीरा आपने अभी लेट ज्वाइन किया तो जल्दी से सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूं। मैंने कल ये बताया था कि whenever you want to add the two vectors, you will arrange the two vectors to form the two sides of a triangle. So in that case, the third vector or the third side of the triangle will be equal to the sum of the two vectors. This is the geometrical meaning of triangle law. According to the triangle law, दो वेक्टर जिसको आपको ऐड करना है उसको दो साइड बना दीजिए ट्रायंगल का, तो जो थर्ड साइड होगा ट्रायंगल का वो उन दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। दिस इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ट्रायंगल लॉ। बट जब आप ये कहते हो बेटा कि थर्ड साइड वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द टू वेक्टर्स, तो उस थर्ड साइड की कुछ वैल्यू तो होगी। व्हाट विल बी दैट वैल्यू, तो हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो बेटा, आपने दो वेक्टर को ऐड करा है तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल आल्सो बी अ वेक्टर। दो वेक्टर को आप ऐड करोगे तो रिजल्ट भी एक वेक्टर ही तो मिलेगा। तो इसका मतलब दिस थर्ड साइड इज आल्सो अ वेक्टर व्हिच इज इक्वल टू द सम ऑफ दीस टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो ये जो थर्ड वेक्टर है हमारा आर, इसके मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। So what we are going to do now is to find the magnitude of this third vector which is resultant and its direction also। ये दोनों चीजें हमें इसकी पता करनी है। तो देखिए इस OA को हमने एक्सटेंड किया और यहां से हमने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। OA को हमने एक्सटेंड किया और इस पर हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। ये एक परपेंडिकुलर है, लेट मी कॉल दिस एज समथिंग BM, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया। अभी अगर हमने ऐसा कर दिया तो इससे फायदा क्या होगा, तो देखो आप अगर पूरा ट्रायंगल देख रहे हो, पूरा ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओ एम बी, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा पूरा वाला, पूरा देखो, है ना, पूरा ट्रायंगल ओ एम बी, ठीक है। तो अगर ये पूरा ट्रायंगल देखोगे तो इसमें आपको दिख रहा है कि एम पे देयर इज एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ओ
OMB is 90 डिग्री एंगल। तो अगर ये पूरा आपने ट्रायंगल ले लिया तो इसमें मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है दैट कैन बी एप्लीकेबल हियर। बात समझ आ रही है मेरी? कि you first you have done what? You have extended this line OA and you have dropped a perpendicular on this extended line from this point, ठीक है, B, and this perpendicular cuts this extended line at a point M, ठीक है। तो ये जो पूरा ट्रायंगल है OMB, it will become a right angle triangle, and because it is a right angle triangle, you can apply the Pythagoras theorem, and according to that theorem, you can simply say that कि OB square would be equal to OB square would be equal to OM square plus of MB square. Is it clear? ऐसा आप लिख सकते हो? Yes, sir. है ना? Yes, sir. इसको सर Yes, मैं sir. ऐसे भी लिख सकता हूँ OB स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर। OM को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या बच्चे? OA प्लस ऑफ AM, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो Yes, OA sir. प्लस ऑफ AM का स्क्वायर प्लस ऑफ MB स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। Yes. व्हाई? बिकॉज देखो OM बेसिकली ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ है, ठीक है, तो इसलिए इसको OA प्लस ऑफ AM लिखा है। अच्छा सर, इसी को और फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, इसी को और फर्दर मैं इधर लिखता हूँ। OB बेसिकली है क्या? तो OB इज नथिंग बट रिजल्टेंट, जिसको हमने कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया है। और याद रखिए कि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड्स ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं लिखा हुआ है। I am only adding the magnitudes, numerical values, right? तो आप OB को ऐसे लिख सकते हो, देखो तो R square, because OB is what? OB is equal to R, रिजल्टेंट नाम है उसका, ठीक है। OA को आप क्या लिख सकते हो? तो OA को हम लिख सकते हैं A। AM को क्या लिख सकते हो? तो AM हमें नहीं पता, AM हमें नहीं पता कि ये वैल्यू कितनी है, बिकॉज आपने ये एक्सटेंड करके इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो यू डोंट नो दिस लेंथ at which this perpendicular cuts this extended line, मतलब AM की लेंथ आपको नहीं पता है, ठीक है। प्लस MB परपेंडिकुलर की लेंथ है, तो MB भी आपको नहीं पता है, तो इसको हम यहां तक लिख सकते हैं, यहां तक। इसमें यहां तक if you have any doubt please ask me. Did you understand till here? Please let me know. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Let me call this Yes, as sir. equation number 1, ठीक है सर, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। R square is equal to A is the length of OA, and AM I don't know the value of AM, MB I don't know the value of MB, right? तो ये ऐसे लिख दिया। अब मेरी बात सुनना, बिफोर वी प्रोसीड, मुझे ये AM और MB की वैल्यू पता करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ A एंड B। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बात मैं आपको याद दिलाऊं कि मैंने आपसे कल बोला था कि इफ यू हैव टू वेक्टर्स, तो those two vectors would be inclined at some angle. For example, मैंने आपसे बोला था, if you remember, if this is one of the force and this is another force, तो there is an angle of let's say 30 degree between these two forces. ऐसा भी हो सकता है कि भाई both the forces acts in the same direction, ऐसे भी act कर सकते हैं, तब भी I can take the value of angle and that will be 0 degree. ऐसा भी हो सकता है कि let this force be in this direction and another force would be is in opposite direction, then also I can take the value as 180 degree for the angle, right? So means when you have two vectors, there will be some angle between the two vectors. It can either be 0, 180 or any general value. जब भी दो वेक्टर होगा तो दोनों के बीच कुछ तो एंगल होगा ना, ठीक है। Yes, sir. और ऑलवेज रिमेंबर कि व्हेन वी से द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसका बेसिक मतलब होता है द एंगल बिटवीन द टेल ऑफ द टू वेक्टर्स। लिसन टू मी केयरफुली, यू हैव टू रिमेंबर दिस। Angle between two vectors is the angle formed between tails of two vectors. अगर आपको दो वेक्टर गिवन है तो दो वेक्टर के टेल्स के बीच का जो एंगल है that would be called as angle between the two vectors, right? मतलब ये अगर ये वेक्टर है और ये वेक्टर है तो ये जो एंगल है that will be considered as angle between the two vectors. बट अगर मैं आपसे कहूं सर ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, तो दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। मेरी बात समझिएगा, दिस विल नॉट बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सर ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स नहीं माना जाएगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अगर हमारे हेड और टेल के बीच का एंगल गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, कैसे पता करेंगे? तो हम ये करेंगे सर, इस लाइन को हम यहाँ से एक्सटेंड कर देंगे ऐसे,
ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? और ये जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल, दिस एंगल विल बी कंसीडर्ड एज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। डिड यू अंडरस्टैंड? मतलब आप इमेजिन करो, आप इमेजिन करो कि यू हैव जस्ट डिस्प्लेस्ड दिस वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वाला, इसको आपने बस उठा के आगे लगा दिया है, सो दैट दोनों के टेल के बीच का आपको एंगल दिख जाए। ठीक है, तो दिस विल बी, मतलब इंस्टेड यहाँ पर 180 माइनस थीटा वुड बी कॉल्ड एज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स मींस एंगल बिटवीन द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स, यू हैव टू रिमेंबर दैट, राइट? अगर टेल के बीच में एंगल नहीं है तो फिर पहले एंगल बिटवीन द टेल्स निकालो, फिर उसको आप यूज करो। ठीक है, तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि लेट, यहां पर जो है हमारा दो वेक्टर के टेल्स के बीच का जो एंगल है, लेट दैट बी थीटा, ये मान लो, यहां पर ऐसा मान लो। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, दिस इज बेसिकली थीटा। डिड यू अंडरस्टैंड कौन सा वाला एंगल थीटा होगा, माउना? यस सर। सर ठीक बट है, वाई, पीछे वाला क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते? फिर से बोलो, कौन सा वाला? ये वाला? ये यस वाला? सर, मतलब वो आगे लाइन, हाँ यस सर। व्हाई डोंट वी यूज, बिकॉज ये मीनिंग ही यही है। ठीक है, ये जो दो वेक्टर के बीच का एंगल कंसीडर करने का मीनिंग है ना, वो मीनिंग ही इसको माना गया है। देखो, ये एंगल तो हेड और टेल के बीच में भी बनता है, बट इस फॉर्मूले में जो हम एंगल्स लेते हैं वो टेल्स के बीच में लेते हैं। उसका एक रीजन ये भी है कि पैरेललोग्राम लॉ आगे हम पढ़ेंगे, तो वहां पर वेक्टर्स विल बी अरेंज्ड इन टेल एंड टेल अरेंजमेंट। तो ओके इसीलिए सर। एंगल को मेंशन किया गया टेल के साथ, एंगल को हेड और टेल के साथ नहीं, या हेड और हेड एक्सक्यूज के मी साथ नहीं सर, मेंशन किया। यस यस। सर जो एंगल है उसको तो हम यहाँ भी ले सकते थे ना, ए ओ बी वाला। ए ओ बी, यहाँ पर ये यही तो कह रही है ना, ये वाला, ये कह रही है क्या? सर आपका कर्सर दिख नहीं रहा है। मेरा कर्सर नहीं दिख रहा, ये देखो रेड से बना रहा हूँ, अब दिख रहा है? मुझे मालूम है। यस सर, ये वाला नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ ये वाला जो इस साइड है। मौका मिला तो आपको सेव कर लिया जाएगा। ये वाला? अरे शिट, तेरे से हो गया। ये वाले की बात कर रही हैं क्या आप? यस सर। नहीं, ये इसलिए नहीं कह सकते बिकॉज द टू वेक्टर दैट यू आर एडिंग, उस दो वेक्टर के बीच का एंगल हमें चाहिए। आ रही बात समझ में? आप किसको ऐड कर रहे ओके हो? यू आर सर। एडिंग ए एंड बी, यू आर नॉट एडिंग दिस आर विथ ए और बी, राइट? तो ये आर तो इसका रिजल्ट है ना, तो सर हमें अगर जो दो अगर वेक्टर, आर का चाहिए होता तो हम कर लेते ना। जी जी, फिर से बताइए। अगर हमें एंगल चाहिए होता ए और आर के बिटवीन तो हम वही वाला लेते ना। हाँ हाँ, तब तो वही वाला लेते। अभी हम ये एक एंगल ये डिफाइन करेंगे भी वैसे, बट यहाँ पर जो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं अभी हमारे डेरिवेशन पार्ट में, वी आर टेकिंग द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विच इज टू बी एडेड। जिन दो वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं ना, उनके बीच का एंगल हमें चाहिए। ठीक है, ओके सर। ओके, तो यहां तक सब नोट करो जल्दी से। जल्दी से यहां तक नोट करो। सर डन। ओके, तो नाउ, अच्छा, नोट करो। यस सर डन। अब देखिए,
अब सर मैंने आपसे बोला कि AM और MB ये जो लेंथ्स हैं ये हमें नहीं पता, तो अब क्या करेंगे हम, ये वी विल टेक दिस स्मॉल ट्रायंगल, ये वाला स्मॉल ट्रायंगल देखो, ये वाला, ये जो आपका ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल इज AMB विथ 90 डिग्री एट M। इस ट्रायंगल को देखो तो ये एक बात बताओ, AB जो यहाँ पर लेंथ है बेटा, AB लेंथ, इसको मैं B लिख सकता हूँ या नहीं बेटे बच्चे? Yes, sir. ये वाला ट्रायंगल अगर हम कंसीडर करें तो ये जो AB है दिस कैन बी कंसीडर्ड एज B, राइट? और ये वाला एंगल मैंने डिफाइन करा है एज थीटा। तो अभी इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा लिखूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस ट्रायंगल में साइन थीटा लिखूं तो साइन थीटा का मतलब होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर आप करेंगे तो क्या आएगा सर? परपेंडिकुलर इज MB, हाइपोटेन्यूज इज AB। इसका मतलब यू कैन राइट दिस एज MB अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? B। इसका B. मतलब MB को आप कितना लिख सकते हो? MB कैन बी रिटन एज B इक्वल टू sin B theta. sin थीटा। ठीक है, I have got one substitution, MB we have got in terms of B and theta, right? Similarly अगर इसी ट्रायंगल में if I take cos theta तो cos थीटा क्या होता है सर? बेस अपॉन AM हाइपोटेनियस, sin theta. AM cos. अपॉन AB लिखोगे आप, दैट मींस दिस विल बी इक्वल टू AM अपॉन B लिख सकते हैं हम, क्योंकि AB तो वही है हमारा B। तो इसका मतलब क्या हो गया सर? AM की जो वैल्यू है दैट वुड बी रिटन एज इक्वल टू B cos थीटा। AM इज इक्वल टू B cos थीटा। ये आएगा सर आपका, AM की वैल्यू आएगी ये, और वो किसकी वैल्यू आई है सर? वो आई है आपके MB की वैल्यू, राइट? तो दीज आर टू वैल्यूज दैट वी हैव गॉट फाइनली। तो अब ये दोनों वैल्यू हम उठा के कहाँ रख दें? इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में रख दो। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? अगर इन Yes, दोनों sir. वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, सब्स्टिट्यूट कर दूं, पुट AM MB and AM in इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में आप रख दो तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम R स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस, यहाँ पर शायद AM था तो B cos थीटा का लिख देंगे इसको, प्लस ऑफ दिस विल बी B sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक नोट करिए सर। नाउ वी आर सपोज टू सिंप्लीफाई दिस। आप यहां तक नोट करिए तो उसके बाद आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन केस एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी। अगर किसी को Sir, भी कोई done. इशू है तो पूछिए। हो गया बेटा सबका? No, sir. अच्छा बेटे नोट करो। तारीख समझ में आ रही है बात तुझे? Yes, sir. Sir, done. ओके अब बेटा इसको हमें एक्सपैंड करना है, कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं हम। वी हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई दिस। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये A प्लस बी कॉस थीटा मतलब A प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म का ही है। दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ A प्लस बी द होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला हम बचपन से जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो व्हाट वी विल गेट फाइनली is R square is equal to, this will become A square plus of B square cos square theta plus of twice of AB cos theta, and आगे क्या है? आगे है B sin theta square, तो this will be written as B square sin square theta। I hope कोई इशू नहीं होगा यहाँ तक। I hope everyone is getting what I am writing here। ठीक है, तो Yes, R sir. square can be written as equal to A square प्लस ये वाला जो टर्म है बेटे ये B square cos square theta and this B square sin square theta, we have B square common, so we can write it as cos square theta plus sin square theta। ठीक है, plus of twice of AB cos theta। Undoubtedly this cos square theta plus sin square theta will become 1, ये हम जानते हैं। ठीक है, ये trigonometric identity है, this will become 1। So what we will be left with is R square A square plus of B square plus of 2AB cos theta। ठीक है, इसका मतलब R की वैल्यू क्या हो गई? तो R की वैल्यू हो गई सर A स्क्वायर प्लस ऑफ B स्क्वायर प्लस ऑफ 2AB cos थीटा। दिस इज बेसिकली the result of addition of two vectors। When you will add the two vectors, the magnitude of sum of two vector would be given by the formula under root A square plus B square plus 2AB cos theta।
दिस इज द फाइनल रिजल्ट। मींस अब आपको ये बार बार दिखाना नहीं है, आपको ये पूरा ड्राइव करना नहीं है अब, ठीक है। whenever you get the two vectors, if you have the angle between the two vectors, you will simply use this formula to get the sum of two vectors, ठीक है। and what is this formula? So it is under root a square plus b square plus 2ab cos theta, where a is the magnitude of one vector, b is the magnitude of another vector, ठीक है, and r is the magnitude of resultant of the two vectors, and theta is the angle between the two vectors, where थीटा एंगल है दो वेक्टर के बीच का, और मैंने आपसे बोला था कि थीटा वुड बी टेकन बिटवीन द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर के टेल के बीच का जो एंगल होगा दैट वुड बी टेकन एज थीटा, राइट? यस सर। सर यस सर आपने एक ये लिखवाया और आपने सर एक पहले भी लिखवाया था, ट्रायंगल बना था, उसमें था ए वेक्टर बी वेक्टर, उसको आपने ऐड कर दिया था मतलब रिजल्टेंट वेक्टर को, लेकिन इसमें लाइक ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस yes I'm coming, I understood what you're trying to tell me. See what I write yesterday, है ना, ये this is a, this is b, I told you this geometrically this r would be equal to a plus b, right? But this is basically called as vector sum, na? This is what you are doing, you are adding the two vectors, so you have just expressed this by writing a plus b, means what, r is nothing but a plus b only, ठीक है, वो a plus b ही है ना, बट उसकी वैल्यू क्या होगी, तो द वैल्यू ऑफ दिस a plus b इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये वैल्यू होगी। मतलब यू कैन नॉट सिंपली, है ना, यू कैन नॉट सिंपली ऐड द टू वेक्टर्स, इट इज सिंपली सेइंग दैट कि अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि आई हैव टू वेक्टर, एक है 2 मीटर वेस्ट और दूसरा है 4 मीटर साउथ, मान लो आई एम राइटिंग इट एज 4 मीटर साउथ, तो आपने क्या किया, यू हैव जस्ट shown the fact that you are adding these two vectors, but what will be the result of the addition of these two vectors? So that result would be given by this equation. समझे? नहीं समझे? मतलब Yes, मैं इस sir, बात को समझ- ऐसे भी रिप्रेजेंट कर नहीं सकता सर हूँ समझ कि गई, मतलब उसका कोई यूज नहीं है, हमें यही यूज करना है। हाँ, बेसिकली वो सिंपल सी बात है कि वो r का मतलब है, r is what, r is sum of the two vectors, ये मतलब है उसका, ठीक है, बट उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू वुड बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। मतलब वेक्टर a प्लस वेक्टर भी यही है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस बिल्कुल सही बात, यस। ओके सर यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? एक छोटी सी बात और करनी है अपने को, Yes, उसके sir. बाद Yes, फिर sir. मैं इसी पे कुछ और वेरिएशंस करता हूँ। तो देखो अगर आपने लिख लिया तो आई एम गोइंग बैक टू द फर्स्ट स्लाइड। अब देखिए इसमें मैंने आपसे ये बोला कि व्हेन यू विल ऐड द टू वेक्टर, द रिजल्ट दैट यू विल गेट विल आल्सो बी अ वेक्टर, राइट? मतलब ये जो रिजल्टेंट है, जो तीसरा साइड बन रहा है यहाँ पर ज्योमेट्रिकली, जिसको हमने थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल माना है, तो ऑफ कोर्स इट इज अ रिजल्टेंट, राइट? इट इज रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना, दो वेक्टर का ये सम है। अब क्वेश्चन अराइजेस कि सर ये जो सम आया है उसकी वैल्यू तो आपने निकाल लिया, ठीक है, बाय द फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, आपने उसकी वैल्यू निकाल लिया, राइट? लेकिन पॉइंट ये सर कि ये जो सम आपने निकाला है ये भी तो वेक्टर है ना, तो इसकी अपनी डायरेक्शन भी तो होगी, बिकॉज एवरी वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वो जो फॉर्मूला आपने लिखा उससे आपने मैग्नीट्यूड निकाला है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट? तो देखो डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं इस केस में, वो ध्यान से सुनिए। आप देखें अगर तो दिस रिजल्टेंट मेक्स सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल और नॉट। सर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो रिजल्टेंट आया है जिसको आप थर्ड साइड कह रहे हो, दिस रिजल्टेंट इज एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल और नॉट। ये जो रिजल्टेंट हमने दिखाया है वो हम किसी एंगल पे दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये जो आपका रिजल्टेंट है, ये जो आपने रिजल्टेंट निकाला है, दिस इज एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एंगल दैट द रिजल्टेंट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल इज नोन एज डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट। फिर से मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा कि दो वेक्टर को हमने ऐड किया तो द सम इज गिवन बाय द थर्ड वेक्टर। तो वो जो थर्ड वेक्टर है ना, वो जो थर्ड वेक्टर है वो कितने एंगल पे आपको मिलेगा,
ठीक है, that angle is basically called as the direction of the third vector or the resultant vector, right है। किसके साथ वो एंगल आप देख रहे हो? हॉरिजॉन्टल के साथ। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल मतलब समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो बेटे आपने किसी बॉडी पे इधर से भी फोर्स लगाया, ध्यान से सुनना अगर आप लॉजिकली समझना चाहते हो तो, और इधर से भी आपने फोर्स लगाया, इधर से एक फोर्स लगाया F1, इधर से फोर्स लगाया F2। कैन यू प्लीज टेल मी कि ये बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या किसी अलग ही डायरेक्शन में मूव कर जाएगी? मैंने इसमें दो डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। अगर इसमें मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया होता तो ये बॉडी किधर मूव करती? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यस सर। अगर इस बॉडी पे मैं वर्टिकल डायरेक्शन पे फोर्स लगाता तो दिस बॉडी वुड हैव मूव्ड along the vertical direction only, vertically, बट यहाँ है ना अपवर्ड मूव करती है इस वाले केस में, और इस केस में हॉरिजॉन्टली। बट अगर मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगाया है तो बॉडी किधर मूव करेगी? आप प्रैक्टिकली करके देख लेना, इट विल नाइदर मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नॉर मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ये कुछ इन दोनों के रिजल्ट की डायरेक्शन में मूव करेगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, कुछ डायगोनल जैसा। ये सर इधर क्यों करेगा मूव? बिकॉज मैं ये कह सकता हूं कि इस वेक्टर का और इस वेक्टर का जो नेट इफेक्ट है दैट इज गिवन बाय द थर्ड वेक्टर, वो ये रिजल्टेंट है। ये तो ये जो रिजल्टेंट है वो कुछ एंगल पे है ना भाई। मेरी बात समझ में आ रही है या मैं सिर्फ गला फाड़ रहा हूं? भाई ये जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा इट विल ऑलवेज बी एट सम एंगल, राइट? तो वो जो एंगल रिजल्टेंट फॉर्म करता है विद द हॉरिजॉन्टल, उसी को हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहते हैं। समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ भाई, एवरीवन, जानवी, did you understand what is the meaning of direction of resultant vector? Yes sir, yes sir. The angle that the resultant makes with the horizontal is basically called as its direction. अब point ये कि सर ये direction हम निकालेंगे कैसे? I want to find out the formula to get the value of alpha. ठीक है, मुझे अल्फा निकालना है, कैसे निकालें? तो इसको फाइंड करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अगेन द होल ट्रायंगल इन ट्रायंगल OMB। ये पूरा का पूरा ट्रायंगल, ये वापस फिर से देख लो, आपने ये पूरा का पूरा ट्रायंगल कंसीडर किया फिर से दोबारा। वी आर टेकिंग द होल ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है, OMB, राइट? ये O, ये M, ये B। तो आपको मालूम है कि भाई ये वाला जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये टोटल लेंथ जो बेस है, ये अभी आपने लिखा था। व्हाट इज दिस लेंथ? तो ये A प्लस B cos थीटा है बेटे, ये भी हमने लिखा है। यस सर। और ये वाला जो लेंथ है दिस इज B sin थीटा, अग्रीड, एंड दिस एंगल इज अल्फा। देखो सर, पहले ध्यान से देख लो, सबको यहां तक क्लियर है? बेस AM की वैल्यू हमने फाइंड किया था ना अभी, AM was nothing but it was B cos थीटा, तो दिस होल लेंथ विल बिकम A प्लस B cos थीटा, और ये वाला जो लेंथ है दिस विल बिकम B sin थीटा। तो इस वाले ट्रायंगल में, इन दिस ट्रायंगल, इफ आई राइट tan ऑफ अल्फा, ठीक है, इफ आई राइट tan ऑफ अल्फा, तो tan ऑफ अल्फा मतलब tan थीटा या अल्फा कुछ भी कह लो, यहाँ पर ये एंगल मैंने अल्फा लिया है, तो दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज tan ऑफ अल्फा। तो tan ऑफ अल्फा आप लोगों ने पढ़ा है कि ये कुछ नहीं होता, बट क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। डिड यू अंडरस्टैंड? B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। हमें tan अल्फा चाहिए या अल्फा चाहिए बेटा? Direction is represented by tan of alpha or it is represented by only alpha? अल्फा। बिल्कुल सही बात, मैंने आपसे बोला है कि अल्फा इज द डायरेक्शन, मतलब ये एंगल कितना है वो डायरेक्शन है, उस एंगल का tan नहीं लेना हमें सिर्फ एंगल चाहिए। तो tan को we will take to that side। अब देखो फिर से यहाँ पर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है कि tan नहीं चाहिए आपको, tan को आप उधर ले गए तो ये tan इनवर्स हो जाता है। अब फिर प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि भाई ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है, ये इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट है फिर ये 12th के मैथमेटिक्स में, बट आपको इनवर्स थोड़ा सा यूज यहीं पर हो रहा है। तो जो यूज है उसका मैं मतलब समझा देता हूं आपको। पहले तो आप मेरा पॉइंट सुन लें। सर एक तो मैं आपसे कहूं कि tan 45 इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। ये जनरल ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब मैंने आपको एंगल दे दिया और उस पर वैल्यू पूछ लिया, दिस इज कॉल्ड एज जनरल ट्रिग्नोमेट्री। अब उल्टा भी तो कर सकता हूं मैं आपको, मैं वैल्यू दे दूं और एंगल पूछ लूं,
तो अगर वैल्यू देके एंगल पूछ रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड एज इनवर्स। ठीक है, इनवर्स का बेसिक मतलब, यहाँ पर जो इनवर्स लिखा हुआ है इसका बेसिक मतलब क्या है, तो इसका बेसिक मतलब है कि सर आपको उल्टा पूछा जा रहा है, वैल्यू देके उस पर एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे आपसे मैं ये कह दूं कि भाई tan की वैल्यू 1 कितने एंगल पे होगी, ठीक है, at what angle the value of tan would be equal to 1, so that is basically called as inverse trigonometry। उसको लिखा कैसे जाता है तो मैं बताता हूँ। tan इनवर्स वैल्यू कितनी है 1, तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम 45 डिग्री। दिस इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स। समझ में आई बात मेरी या नहीं आई ये बता। यस सर। मतलब यहाँ से जो आप निकालेंगे ना, ये जो निकलेगा ये वैल्यू निकलेगा, वैल्यू, उस वैल्यू के लिए व्हाट विल बी द एंगल, वो हमारा tan इनवर्स कहलाता है। ठीक है, तो पहले आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। नाउ आई विल यूज दिस फॉर्मूला फॉर अ क्वेश्चन, उसके बाद फिर कुछ और कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे आऊंगा। तो अभी ये फाइंड आउट द डायरेक्शन। फिर से बताइएगा प्लीज। सर इससे विल फाइंड आउट द डायरेक्शन। फाइंड आउट द डायरेक्शन। हाँ, किसकी, हुज डायरेक्शन? सर मत अच्छा, यू आर आस्किंग में कि ये क्या हेडिंग क्या लिखना है, वो पूछ रहे हो क्या कि सर अल्फा से बेसिकली क्या मिलेगा? हाँ, अल्फा इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अल्फा, अगर आप चाहते हो ये कि अल्फा इज व्हाट इज अल्फा, तो यू कैन सिंपली से दैट अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स, या इन अदर वे आप ये कह सकते हो कि अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। आपको मैं इसका एप्लीकेशन समझाता हूं, पहले आप इसको नोट कर लो। नोट कर लिया सर? यस सर। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप देखिए। डन सर। ओके, तो अब देखो इसका एप्लीकेशन पहले समझो आप। ट्राई टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बोलूं, अच्छा ये देखो इसके जो वेक्टर को ऐड करने के क्वेश्चन होंगे ना, ऐसा नहीं है कि वो डायग्राम बना के गिवन होगा, वो स्टेटमेंट भी हो सकता है, राइट? तो अभी तो फिलहाल जस्ट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन मैं डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूं आपको कि मान लो आई हैव टू वेक्टर्स और दो वेक्टर इस तरह से गिवन है मुझे, और इन दोनों के बीच का एंगल मुझे गिवन है, लेट्स से द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज 120 डिग्री, दिस इज गिवन, राइट? मान लो ऐसे गिवन है, और ये वाला वेक्टर मुझसे बोला गया कि दिस हैज अ लेंथ ऑफ दिस वेक्टर ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए इज 4 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 3। तो आपसे ये बोला गया कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा इसका सम जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, राइट? तो पहली बात तो ये कि रिजल्टेंट वेक्टर अगर मुझे निकालना है, तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए, मतलब सम निकालने के लिए, आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab cos थीटा। ये हमें यूज करना है, where a and b are the magnitude of the two vectors और theta is the angle between the two vectors। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर लिखूं तो what would be the values? तो a will be equal to 4, b will be equal to 3 plus of 2 into again 4 multiplied by 3। Who will tell me what should I write the cos theta here? cos 60 What should I डिग्री। write? Cos 120 or cos 60? cos 60 डिग्री। बस एक बच्चे की आवाज आ रही है, बाकी लोग सुनना ही नहीं चाह रहे। भाई दो वेक्टर, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज नॉट 120 हियर, इट इज 60 डिग्री। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर जो आपको एंगल गिवन है ये वाला, दिस इज बिटवीन हेड एंड टेल, और मैंने आपसे बोला है कि यू हैव टू टेक द एंगल बिटवीन द टेल ऑफ द टू वेक्टर्स, ये आपको चाहिए होगा ये। तो इफ दिस इज 120 तो दिस विल बी 60, तभी तो 120 प्लस 60 विल बिकम 180। अब इसको सॉल्व कर लो,
इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 16 प्लस ऑफ 9 प्लस ऑफ 24 cos 60 इज 1/2। अब जो भी सॉल्व करके आ जाए यहाँ से, तो इसको हम रिजल्टेंट वुड बिकम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 25 plus of 12, that is resultant of these two vectors will be equal to 37, whatever the root of 37 comes out to be, वो final answer होगा। तो this is basically the magnitude of resultant of two vector. Now what would be its direction? तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हम लिखते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या बोला था मैंने, tan इनवर्स b sin थीटा। तो b की वैल्यू कितनी है सर, 3। sin थीटा मतलब थीटा का मतलब ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, मतलब sin 60 डिग्री अपॉन a इज 4 प्लस ऑफ b 3 cos 60 डिग्री। दिस इज द फॉर्मूला, यही लिखा है ना फॉर्मूला आपने। तो अल्फा की वैल्यू देखो, tan इनवर्स इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाय 3 sin 60 इज नथिंग बट रूट 3/2, गंदा सा आ गया ये, एनीवेज 4 प्लस ऑफ 3/2 है ना, बिकॉज cos 60 इज 1/2। अब देखो बेटा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा भी तो ये जो वैल्यू आएगी दिस विल बी वेरी डिफरेंट वैल्यू, जिसका हमें एंगल पता नहीं है। ये बहुत अजीब सी वैल्यू आएगी। हमें जो एंगल्स पता रहते हैं वो बेसिकली 0, 30, 45, 60, 90, 120, 270, 360, इस पे वैल्यूज पता होती है ना, जनरली तो यही पता होती है। हमें कोई भी तो एक अजूबी सी वैल्यू का एंगल नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि tan की वैल्यू 1 है तो हमें पता है कि 45 डिग्री के एंगल पे 1 होगी, बट अगर मैं कहीं लिख दूं tan इनवर्स 0.6 तो ये कितने एंगल पे होगी ये हमें थोड़ी याद है, या हमें थोड़ी अभी पता तो नहीं है। तो हम यहीं तक आंसर छोड़ देंगे, ठीक है, हमारा आंसर यहीं तक रहने देंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला, है ना। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन जिसमें हमने फॉर्मूला ऐसे अप्लाई किया है। इसका मतलब अगर कोई मुझसे डायग्रामेटिकली पूछ ले कि भाई रिजल्टेंट दिखेगा कैसे, तो मैं कहूंगा कि सर इन दोनों का जो सम आएगा वो ये आएगा, और ये वैल्यू जो होगी वो अंडर रूट 37 होगी, और ये जो अल्फा है ना, ये अल्फा, उसकी वैल्यू ये होगी। क्लियर है? यस सर। सर इसको इरेज कर दूं, आगे बात करूं? जल्दी जल्दी नो सर। बताइएगा। अच्छा तो नोट करिए जल्दी। हो गया? यस सर। ठीक है। Yes. अब एक दो छोटा डिस्कशन और सुन लो, उसके बाद फिर मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा रिलेटेड टू दिस एडिशन ऑफ वेक्टर्स, डोंट वरी। बट उससे पहले कुछ छोटे पॉइंट्स और सुन लीजिए। मैं इसको इन टर्म्स ऑफ केसेस बता रहा हूँ। केस 1, मान लो इफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आर 0, मतलब इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, एंड यू नो द मीनिंग ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, राइट? दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 हो अगर, है ना। तो इस केस में बेटा अगर मैं रिजल्टेंट लिखूंगा तो व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट? इट वुड बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दिस विल बी cos ऑफ 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसका मतलब है कि cos 0 इज 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab, और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो वी कैन इवन राइट दिस एज a प्लस b द होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r इज इक्वल टू सिंपली a प्लस b, राइट? r की वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस b। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर कि इफ यू हैव टू वेक्टर्स एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट मींस द एंगल बिटवीन देम इज 0, तो उस केस में यू कैन सिंपली ऐड द टू वेक्टर्स। पता नहीं सर क्या बोले। अगर दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 है, तो आपको ये फॉर्मूला लगा के ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपको ये फॉर्मूला लगाया हमने, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि जो रिजल्ट आएगा वो सिंपली क्या आएगा?
तो दैट विल बी सिंपली इक्वल टू a प्लस बी आएगा, ठीक है। तो इसलिए इस केस में आपको दोबारा फिर से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली ऐड। इसीलिए बेटा क्लास 9th में आप याद करो कि आपको मालूम है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। बट क्लास 9th में आप क्या करते थे, आप कहते थे कि अगर मान लो इस बॉडी पे एक फोर्स लगाया हमने 10 न्यूटन का, एक फोर्स लगाया हमने 20 न्यूटन का, तो आप इस पे नेट फोर्स कैसे लिखते थे, तो यू यूज्ड टू राइट द नेट फोर्स एज 30 न्यूटन। वहां तो आप कोई फॉर्मूला नहीं लगाते थे। ऐसा क्यों करते थे आप, बिकॉज इफ यू हैव टू वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो सिंपली दो वेक्टर के सम के बराबर आएगा, सिंपल, दैट्स इट, सिंपली ऐड कर दो। और इस केस में आप याद रखो कि जो रिजल्टेंट आएगा, दिस रिजल्टेंट वुड बी मैक्सिमम। इसका मतलब है कि द सम ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। मतलब अगर दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो ना, तो उन दोनों के बीच का जो सम है वो मैक्सिमम होगा जब दोनों पैरेलल होंगे, मतलब इन अदर वर्ड्स दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। अच्छा सर, दूसरा केस हम देखते हैं यहाँ पर, दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। मान लीजिए केस 2, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, मतलब अगर दो वेक्टर आपके एंटी पैरेलल हो। सर एंटी पैरेलल मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंटी पैरेलल का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी, 180 डिग्री। तो आपका आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर वुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab cos 180 डिग्री। cos 180 इज -1 बेटा, cos 180 की वैल्यू इज -1। This means that it will be written as a square plus b square minus of twice of ab। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ a माइनस ऑफ b होल स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो r इज इक्वल टू a माइनस बी। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? ये आएगा आपका रिजल्टेंट। Yes, मतलब sir. अगर दो वेक्टर इफ दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अगर दोनों को ऐड कर रहे हो तो बेसिकली वो ऐड नहीं होंगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, फिर से आप क्लास 9th याद करो। अगर मान लो इफ आई से कि आई हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन and from here I have applied a force of 10 Newton, what would be the net force on this body? You are talking about force and force is a vector quantity. But अगर मैं आपसे पूछूं what would be the net force on this body, तो कितना आएगा net force? तो आप 10. सिंपली ये कहोगे 10 आएगा। सर क्यों आएगा? Although force is a vector quantity, but you are simply subtracting the two vectors. Why? Because ये हमें ये वेक्टर के एडिशन से ही पता चला है कि अगर if two vectors would be opposite to each other, then the result would be simply the difference of the two vector। मतलब इस केस में सम नहीं होगा, इस केस में हम दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। और इस केस में आप याद रखिएगा कि इस जो रिजल्टेंट आएगा, दिस रिजल्टेंट वुड बी मिनिमम। मतलब द रिजल्टेंट बिटवीन द टू वेक्टर्स will be maximum if the two vectors are parallel to each other, and the resultant of the two vectors would be minimum if the vectors are anti-parallel to each other। अगर आपको याद हो ना, तो मैं एक बात बताऊं, क्लास 9th में आपको एक बात बताई गई थी। अगर आपको याद हो वर्क डन, तो आपको याद आएगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो वर्क डन मैक्सिमम होता है। एंड इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वर्क डन मिनिमम होता है। मतलब जब भी दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्ट मिनिमम हो जाता है, एंड व्हेनेवर द टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन तो रिजल्ट मैक्सिमम हो जाता है। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब हमें जब भी दो वेक्टर मिलेगा हम सिंपली उसको ऐड कर लेंगे, जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में मिलेगा अगर, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा तो उसको हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमें ये पूरा फॉर्मूला लगाना नहीं। क्लियर हो गई बात? नोट कर लिया सर? Yes, sir. नोट करिए बेटे, ये मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट का ये मतलब है, याद रखिएगा।
हो गया? नो सर। डन? Yes, sir. ओके, मूविंग ऑन। अब मेरी बात, एक बात और सुनिएगा कि सर ये तो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन की बात हो गई। अगर मान लो दो वेक्टर, एक और केस ले लेते हैं जस्ट, कि इफ वी हैव टू वेक्टर्स लाइक दिस, means the two vectors are perpendicular to each other. If we have two vectors perpendicular to each other, ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, और इन दोनों के बीच का एंगल we have as 90 डिग्री, तो इस केस में रिजल्टेंट क्या होगा? देखो, वैसे तो आपको फॉर्मूला पता है, तो आप किसी भी केस में रिजल्टेंट निकाल सकते हो, बट कुछ कुछ रिजल्टेंट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, उसके लिए बार बार फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे इस केस में अगर हम लिखें तो वी कैन राइट इट एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab cos 90, राइट? अगर इस केस में आप देखो बेटे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर ये cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 जीरो होता है, आपको याद है? cos 90 इज जीरो, तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या हो जाएगी? a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, सिंपली। इसका मतलब व्हेनेवर वी हैव टू वेक्टर्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, मैं ये कह सकता हूँ कि जो रिजल्ट होगा दैट कैन बी गिवन बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे भी कह सकता हूँ। डिड यू अंडरस्टैंड? If the two vectors are at an angle of 90 degree, so I can even claim that the sum of two vector will be given by the Pythagoras theorem. Yes, मतलब sir. ये r will be the third side, and that third side is equal to under root of a square plus b square, which is the sum of a square of the other two sides, right? तो ये रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं, what will be the formula for the direction? यहाँ देखिएगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin 90 अपॉन a प्लस b cos 90 लिख सकता हूं, यस। ऐसे लिख सकता हूं। sin 90 की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a लिख सकता हूं या नहीं बेटे? हाँ ना बोल, ये ऐसा लिख सकता हूं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक और चीज मैं कह सकता हूं कि इफ b इज इक्वल टू a, मतलब ये जो दोनों वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो, लेट से, तो आप एक बात बताओ, क्या इसको हम ऐसे लिख पाएंगे? अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई b, और b बाई b विल बिकम इक्वल टू व्हाट? 1, मतलब अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 आ जाएगा इस केस में, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा या नहीं होगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं? Yes, sir. इसका मतलब है कि इफ वी हैव टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स आर सेम, चाहे वो a हो या b हो, तो in that case only the resultant will be at an angle of 45 degree. तुम्हें मेरी बात नहीं समझ में आई? If the two vectors are perpendicular to each other, its resultant will not always be at an angle of 45. It will only be at an angle of 45 if and only if the two vectors are equal to each other or the magnitude of two vectors are equal to each other. मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं इस बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाता हूँ और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, तो कैन यू टेल मी इन विच डायरेक्शन दिस बॉडी विल मूव? Diagonally. Diagonally, मतलब exactly at an angle of 45 degree. Is it correct?
Yes, अच्छा, sir. लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं सर, लेकिन मैं ऐसे बोलूं कि इफ दिस इज 10 न्यूटन एंड दिस इज 20 न्यूटन, तो विल इट मूव एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री नाउ? No, sir. No. No, sir. अब ये कुछ एंगल होगा that we'll have to calculate, but this will not be 45. This alpha will not be equal to 45. Why? Because angle 45 90 डिग्री के केस में तभी आता है जब दोनों वेक्टर की वैल्यू सेम हो। क्लियर? तो इस पॉइंट को मेंशन कर लीजिए। अब आगे आप क्वेश्चंस वगैरह पे चर्चा हम शुरू करते हैं, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। किसी को भी इफ एनीवन इज हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ इशू प्लीज आस्क मी। ठीक है? आई कैन नॉट फाइंड महुना। महुना है, गायब हो गई? नहीं है। So she got disconnected. Yes, she got disconnected. Anyways, Alvira, Yes, sir. is everything clear to you? Yes, sir. Tyra, सब कुछ Yes, समझ आ sir. गया बेटे? Yes, sir. इशिका कोई डाउट? No, sir, इशिका, no doubt. No doubt. जानवी, जानवी, सक्षम, कोई No, डाउट? sir. तारिक, Yes, sir. कोई डाउट सर? No, sir. विभूति, यस सर, एक बार रिपीट कर दो सर, डिस्टर्ब हो गया कौन सा वाला रिपीट करूं बेटे? सर, यही वाला जो स्क्रीन पे है। इसमें इसमें आई हैव जस्ट सेड दैट कि अगर इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, the formula for the direction of resultant of two vector will be written as tan inverse b by a, right? Where b is the magnitude of one vector, a is the magnitude of another vector. अब मान लो कि if two vectors are perpendicular and the magnitude of both the vectors are equal, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है और मैग्नीट्यूड इक्वल है दोनों वेक्टर का, तो इन दैट केस हमेशा याद रखो कि जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन आएगी दैट वुड बी ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। वो कितने एंगल पे आएगी? तो इट विल कम आउट टू बी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। बट ये तभी व्हेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ इज सेम, तब ये एंगल 45 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? अदरवाइज तो आप इस फॉर्मूले से यू विल फाइंड आउट द एंगल। डिड यू अंडरस्टैंड यस सर। विभूति? ओके। यस सर। अब we are in position to start solving questions based on these formulas now. अब हमें पता है कि how to add the two vectors. अब देखो, मैं आपको पहले तो एक बहुत बेसिक सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, मैं देखूँ आपको कितना मेरी बात समझ में आई है। कि आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन, द वेक्टर्स या द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स of magnitude 10 and 20। ये 10 and 20 का कोई यूनिट मैंने नहीं लिखा है, इसका मतलब ये कोई भी जनरल वेक्टर होगा, मुझे नहीं पता। तो अभी तो हम इसको स्पेशली, या आप चाहो तो ऐसे कह लो भाई, अगर मैं इसके साथ n लगा दूं, कैपिटल N, इसका मतलब हो गया कि आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्स वेक्टर। n स्टैंड्स फॉर न्यूटन। अगर मीटर लगा देता तो मतलब इट वुड हैव बीन सम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मीटर पर सेकंड लगा देता तो वेलोसिटी वेक्टर। तो आप इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आपको ऐसा भी दिखेगा क्वेश्चन में कि आपको यूनिट नहीं लिखी होगी, उसके साथ ऐसा लिखा होगा यूनिट्स। तो ये यूनिट्स का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है, ये हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है? अगर हम कोई स्पेशल यूनिट लगा दे तो उसका मतलब होगा कि स्पेशल क्वांटिटी हम डिफाइन कर रहे हैं। बट अगर हमने कोई यूनिट नहीं लगाया है तो इसका मतलब है कि कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। एनीवेज, तो वी हैव टू वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। ठीक है? कैन नेवर बी। अब मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं। द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन कैन नेवर बी। मतलब दो वेक्टर का सम, ये कौन कौन से दो वेक्टर? 10 न्यूटन और 20 न्यूटन का सम क्या नहीं हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल? चार ऑप्शन है, एक है 28, दूसरा है 22, ऑप्शन सी इज 18 एंड ऑप्शन डी इज 8। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, मतलब which of the following cannot be the sum of these two vectors of magnitude 10 and 20? मतलब इन चार में से कौन सा इन दो वेक्टर के सम का
वैल्यू नहीं हो सकता? हु विल टेल मी? कुछ भी गिवन नहीं है आपको यहाँ पर, एंगल वैंगल कुछ नहीं गिवन है, दे आर जस्ट आस्किंग, एक मतलब एक गेस है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबल। कैसे सोचोगे? तो आप देखो, बिकॉज यहाँ पर कुछ स्पेशल हमें एंगल डिफाइन नहीं किया गया कि एट व्हाट एंगल दीज टू वेक्टर्स आर ओरिएंटेड, तो ये कुछ भी एंगल हो सकता है ना। तो पॉसिबली क्या हो सकता है, पॉसिबल केस मैक्सिमम क्या हो सकता है और मिनिमम क्या हो सकता है? तो मेरी बात समझो भाई, एंगल दो वेक्टर के बीच में कुछ भी हो सकता है, ये तो क्लियर है, बट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज ऑफ एंगल्स क्या हो सकती हैं? तो ये तो हाँ बेटे, I got disconnected for. यस यू गॉट डिस्कनेक्टेड फॉर वेरी लॉन्ग। Yes, sir. Sorry, sir. No issue. My question, try to understand this question, Mauna, that the vector sum of two vectors of magnitude 10 Newton and 20 Newton can Sir, never is be. the answer 8? No, answer is not 8. और सोचो, Mauna, we are having two vector, one is 10 Newton and another one is 20 Newton. And the question is asked, which of the following cannot be possibly the sum of these two vectors, right? The angle between the two vectors is not given. So there can be any angle between the two vectors, but the question is simply asking you which of the following cannot be the sum. So try to understand. मैंने आपसे बोला था कि दो वेक्टर या तो मैक्सिमम क्या हो सकता है कि भाई, वेरी गुड, मैक्सिमम सम क्या हो सकता है दो वेक्टर का? तो मैंने आपसे अभी बोला था A plus आर B. मैक्सिमम दैट इज द रिजल्टेंट, यस, ए प्लस बी, वेरी गुड, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। इसका मतलब कि योर सम कैन नॉट बी ग्रेटर देन 30। अच्छा, मिनिमम क्या हो सकता है? तो a माइनस बी या b माइनस a कर लो, आई B डोंट वांट टू minus गेट A. कंफ्यूज्ड विद द साइन। तो 20 माइनस 10 कर लो, मिनिमम तो यही हो सकता है ना। मींस योर रिजल्ट कैन नॉट बी लेस देन 10 and your result cannot be greater than 30. Sir, then why 8 would not Yes, be your the answer is answer? correct. Your answer is correct, Janvi. Okay. Your result cannot be greater than 30 and your result cannot be less than 10. क्योंकि भाई ये मिनिमम है, तो इससे और मिनिमम तो रिजल्ट नहीं हो सकता, और ये मैक्सिमम है, तो इससे और ऊपर तो रिजल्ट नहीं हो सकता। अब देखो, मतलब आपका जो रिजल्ट है वो 10 एंड 30 के बीच में लाई करेगा, यही तो मतलब हुआ। 28 lies between 10 and 30, 22 lies between 10 and 30, 18 lies between 10 and 30, 8 doesn't lie between 10 and 30. Did you understand? Please respond. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, good. Note करो, आगे बढ़ते। Sir, won't it be A minus B? What is the? Sir, won't it be A minus B? What does A means? No, sir, won't it be A minus B? Yes, it can either be A minus B or B minus A, because we don't know which to be subtracted from which value, right? तो अगर हम A minus B करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, वो जो वैल्यू होगी माइनस साइन आएगा, तो इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कम वाली वैल्यू में से। नहीं आई बात समझ में? अलवीरा, did you ask this question? Who was asking Sir, this? I asked. I means Ishika. Sir. इशिका तुमने पूछा बेटे? Yes, sir. ओके इशिका, मेरी बात समझो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बेटा दो वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। इफ दिस इज ए, दिस इज बी, तो आई राइट इट एज ए माइनस बी, राइट? ठीक है, अगर मान लो Yes, कि मैं ऐसे ले लूं, इधर बी ले लूं, इधर ए ले लूं, तो अब क्या करोगे बेटे? बी माइनस ए लिख सकते हो या नहीं बच्चा? Yes, sir. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? देखो, ए माइनस बी और बी माइनस ए, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो आई कैन सिंपली से दैट कि मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल, डायरेक्शन वाइज दे विल बी ऑपोजिट। नहीं यही बात समझ में भाई, मैग्नीट्यूड तो यही आएगा ना, आइदर यू सब्ट्रैक्ट 10 माइनस 20 और 20 माइनस 10। अगर हम इन दोनों में मॉड लगा लें तो रिजल्ट कितना आएगा? 10 ही तो आएगा। Yes, sir. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर सेम, एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। व्हाई? कि सर ये देखो, ये है क्या, ये तो मैग्नीट्यूड ही को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। Yes, समझ में आया।
ठीक है, तो दैट इज व्हाई आप इसमें a माइनस बी करें या b माइनस a करें विल मेक नो डिफरेंस. यस, डायरेक्शन वाइज दिस हैज अ डिफरेंट मीनिंग कि अगर मैं a माइनस बी करता हूं, मतलब 10 माइनस 20 करता हूं, तो डायरेक्शन वाइज ये आएगा कि सर इसका जो डायरेक्शन है वो निगेटिव साइड में आएगा, और इस केस में इसका जो डायरेक्शन आएगा वो पॉजिटिव साइड में आएगा. ये बात ऐसी ही हो गई कि सर अगर मैं आपसे पूछूं इसको एक बार और मैं समझा देता हूं ताकि एक पैसा भी कंफ्यूजन ना रह जाए. सर मैं आपसे कहूं कि ये 10 न्यूटन है सर, और मैं आपसे कह रहा हूं ये 20 न्यूटन है बेटे, तो इन दोनों का रिजल्ट तो 10 ही आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. बट इन विच डायरेक्शन डू यू थिंक दिस बॉडी विल मूव, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट? So towards left. Left. टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ कोर्स, राइट. व्हाई? बिकॉज ये 20 इज ग्रेटर, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो इज इन द डायरेक्शन ऑफ 20 न्यूटन, राइट. अच्छा, इसको मैं ऐसे कर दूं कि मैं आपसे कहूं कि ये 20 है, ये 20 है और ये 10 है, ठीक है. अब इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा बेटे? अभी भी 10 आएगा, बट इस बार जो 10 की डायरेक्शन होगी, 10 की डायरेक्शन दैट वुड बी टुवर्ड्स राइट. क्यों? क्योंकि अब ये ग्रेटर है ना. तो दिस इज जस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन, राइट. मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों वैल्यू सेम है, सिर्फ वो डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट है. तो इसलिए आप b माइनस a माइनस b करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो दूसरा क्वेश्चन है. अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा. फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल magnitude if the magnitude of resultant is also equal to either vectors. Magnitude of resultant is also equal to the either vectors. I hope आपको क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहा है. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस होल क्वेश्चन. तो बेसिकली ये है कि you are having two vectors whose magnitude is equal and the resultant of the two vector is also having the same magnitude as of either vectors. मतलब क्या? मतलब मान लो अगर one of the vector a, the magnitude of vector a is x, तो magnitude of b is also x, and according to the question magnitude of their sum is also equal to x. Did you understand? Yes. अच्छा, ये चीज पॉसिबल नहीं है अलजेब्रा में. ये पॉसिबल नहीं है सर. अलजेब्रा में आप 4 + 4 ऐड करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि 4 विल बी द रिजल्ट, ये तो नहीं होगा. बट वेक्टर में ये पॉसिबल है कि आप 4 को 4 के साथ ऐड करो तो रिजल्ट भी 4 आएगा, बट हमेशा नहीं. एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल पर, मतलब अगर दो वेक्टर के बीच एंगल की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी तो अगर आप दो इक्वल वेक्टर को ऐड करोगे तो रिजल्ट भी इक्वल आएगा. आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं. ठीक है, आपका क्वेश्चन यही है कि भाई वो एंगल कितना है. यू हैव टू फाइंड आउट दैट एंगल. डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और नॉट? प्लीज टेल Yes, मी. sir. कि you have taken two vectors of equal magnitudes और आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन दोनों इक्वल वेक्टर का जो रिजल्ट आया है that is also equal to the either vectors. तो आपको बताना है कि इस केस में what is basically the angle between the two vectors. कितने एंगल पे ये दो वेक्टर्स हैं so that their sum is equal to the magnitude of either vectors. ठीक है, तो ये कितना होगा सर? चलो देखते हैं. सर वी नो दैट कि r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है सर. Yes, sir. जानवी, यस यू आर राइट. तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. बेटा आपका वैल्यू सही आया है तो थीटा की वैल्यू मैं बता देता हूँ 120 आएगी. एनीवेज बाकी लोग ध्यान से सुने. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ r की वैल्यू कितनी है. तो मैंने माना है कि लेट r इज इक्वल टू x, a is also x, b is also x. So 2 into x into cos theta. What we are supposed to calculate is the theta. तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x is equal to under root of twice of x square plus of 2x square cos theta. Tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Now we have to simplify this. To simplify this, I'll be squaring both sides. Squaring both sides.
अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर, राइट साइड का स्क्वायर रूट हट जाएगा तो दिस विल बिकम 2x स्क्वायर 1 प्लस ऑफ cos थीटा. इफ यू सॉल्व दिस, एक्स स्क्वायर कैंसल्स आउट, तो ये मतलब लेफ्ट साइड पे 1 आ गया तो 1 प्लस cos थीटा, दिस 1 प्लस cos थीटा विल बिकम इक्वल टू 1/2. सर ये कैंसिल किया है, जीरो मत कर देना इसको. तो cos थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 1/2 माइनस ऑफ 1. तो cos थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो ये कितनी आ जाएगी बेटा, -1/2 आएगी या नहीं आएगी? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. Yes, cos sir. थीटा की वैल्यू इज -1/2. तो थीटा कितने एंगल पे cos की वैल्यू -1/2 होती है? तो आपको याद नहीं होगा, मैं बता देता हूँ. दिस एंगल इज 120 डिग्री. ठीक है, मतलब द वैल्यू ऑफ cos इज -1/2 एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री. तो अगर दो वेक्टर हो इक्वल मैग्नीट्यूड्स के और उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो उस केस में जो रिजल्ट आएगा दैट विल आल्सो बी इक्वल टू द आइदर वेक्टर्स. रिजल्ट जो आएगा मतलब सम जो आएगा दो वेक्टर का, दैट विल बी इक्वल टू द आइदर वेक्टर्स. ठीक है, दिस वाज Yes. बेसिकली द क्वेश्चन. किसी भी जनरल एंगल पे ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगा व्हेन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 120 डिग्री. Then Done, sir. No, sir. Done, sir. okay, moving on to the next question. ठीक है, इसमें अगर कोई इशू नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Sir, चलो मैं done. इसको इरेज कर रहा हूँ. ओके, चलो, आई एम राइटिंग वन मोर क्वेश्चन. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट resultant of two forces acting at a point are 29 Newton and 5 Newton respectively. If each forces is increased by 3, find the resultant of two new forces acting at an angle of 90 degree. Listen to the question first. Please पहले इसको नोट करिए, फिर read it out for yourself. तो एक क्वेश्चन आपसे कहता है कि the greatest and least resultant of two forces acting at a point are 29 Newton and 5 Newton. Remember, these are not the values of vectors. आपसे क्वेश्चन में बोला है कि these 29 Newton and 5 Newton are the greatest and the least, मतलब maximum possible sum of two vector and minimum possible of sum of two vector is given 29 and 5. Did you understand? It Yes, is not the two vectors. ये दो वेक्टर के सम का मैक्सिमम वैल्यू है और ये दो वेक्टर के उसी दो वेक्टर के सम का मिनिमम वैल्यू है. ठीक है, आप उसके बाद आपसे कहता है कि अगर ये जो दो वेक्टर हैं जिनका ये सम 29 मैक्सिमम है और 5 मिनिमम है,
उन दोनों वेक्टर को अगर इंडिविजुअली उसमें मैं 3 ऐड कर दूं और दोनों को 90 डिग्री पे एक्ट करा दूं, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? तो पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि व्हाट आर दीस टू वेक्टर्स whose maximum sum is 29 and whose minimum sum is 5. Did you understand? What will you do? Who will tell me कि क्या करें सर? पहली बात तो आप ये समझो कि Sir, a 29 plus and b is equals to 29 and a minus वेरी b is गुड, equals to 5. फिर एलिमिनेशन मेथड से हमें a और b की वैल्यू मिल जाएंगी. बहुत बढ़िया बेटे, बहुत सुंदर, ठीक, यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। कि ऑब्वियस ही बात है कि हमें ये दो वेक्टर नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, हम दो वेक्टर को मान लेंगे, ठीक है। आप क्या मान लेंगे सर? आप ये मान लीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू 29, क्योंकि मैक्सिमम सम ऑफ टू वेक्टर कैन ओनली बी a प्लस बी, और मिनिमम क्या होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 5, यही तो करना है। तो अब आपको दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 34, तो a will become equal to how much? This will become equal to 17. Similarly, a हमें पता चल गया, तो what will be the value of b? तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, b is equal to 29 minus of a, that is b is equal to 29 minus of 17, that is b is equal to 29 minus of 17 is 12. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आपसे कहता है कि इन दोनों वेक्टर्स को में हमने कितना ऐड कर दिया है, 3। मतलब अगर ये a 17 है तो उसमें 3 ऐड करके इसको कितना कर दिया, 20। वेरी गुड सक्षम। और ये 12 है तो इसमें ऐड कर दिया हमने 3, तो ये कितना हो गया, 15, और दोनों को हमने कितने एंगल पे अरेंज कर दिया, 90 डिग्री पर। तो अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो मैंने आपसे बोला था कि व्हेनेवर यू हैव टू वेक्टर्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो आप सिंपली रिजल्ट क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब यू कैन राइट इट एज 20 स्क्वायर प्लस ऑफ 15 स्क्वायर, यही तो लिख सकते हो आप। 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर आप करोगे तो 400 प्लस 225, दिस विल बिकम इक्वल टू अंडर रूट 625, ये आपका रिजल्टेंट आएगा। इसका मतलब रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25, बस खत्म। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. नोट कर लिया आपने? Yes. अब देखिए No, इसमें आपसे डायरेक्ट, अच्छा Done, sir. ओके। अगर मान लो इफ वी वर सपोज टू फाइंड द डायरेक्शन आल्सो फॉर दिस रिजल्टेंट, ये अल्फा निकालना होता, तो हम फिर से ये छोटा सा जो फॉर्मूला है 90 डिग्री वाले केस का, वो यूज कर लेते। मतलब ये क्या लिख लेते हम, अल्फा tan इनवर्स b अपॉन a, b की वैल्यू कितनी है 15, a की वैल्यू कितनी है 20, है ना। तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4, ये आ जाएगा सर, है ना। दिस विल बी योर रिजल्टेंट, direction of this resultant. So this is how we add the two vectors and we find the angle between the two vectors, right? I'm not taking any other question today because आज इतना ही रहने दो, ठीक है। Next we will discuss few more question, 1 or 2 more question based on this in tomorrow's class.